नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं आज एक खास कार्यक्रम, समवन एक्सक्लूसिव। समवन के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन हरियाणा की पॉलिटिक्स में गाहे बगाहे तूफान उठता रहता है। आपने देखा होगा ना, समुद्र तट पे कई बार अलर्ट जारी होते हैं कि फलाना तूफान आने वाला है, तो जो एहतियाती कार्रवाई है वो की जाती है। अब आज जो मेहमान हैं वो हरियाणा की राजनीति में और ख़ास करके दक्षिण हरियाणा, और दक्षिण हरियाणा पे जोर मैं इसलिए देता हूँ कि अगर हरियाणा में पिछले 11 या अब तो 11 से ज़्यादा हो गए, 11 वर्षों से अगर बीजेपी की सरकार है तो जीटी रोड और अहिरवाल बेल्ट, बाकी जो लोग जीत के आते हैं कुछ यहाँ कुछ वहाँ कुछ वहाँ, लेकिन ये जो दो पॉकेट है इसकी बदौलत ही चंडीगढ़ में बीजेपी की सरकार है। अब दक्षिण हरियाणा को लेकर के कई बार पार्टियों में तरह तरह की चर्चाएं रहती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि अगर मैं समवन एक्सक्लूसिव कह रहा हूं तो रॉ इंद्रजीत सिंह जी आज एक्सक्लूसिव हैं। 4 बार विधायक रहे हैं, 6 बार सांसद रहे हैं, 3 बार से लगातार केंद्रीय मंत्री हैं। और एक इंटरव्यू मैं कुछ दिन पहले कर रहा था, मारा विधायक मारी चौपाल, वो कार्यक्रम चल रहा है हमारा जनता टीवी पर। उसमें इसी इलाके से एक मंत्री आए और उन्होंने कुछ कहा। उसके बाद अहिरवाल बेल्ट में एक और जश्न मोहब्बत हुई नए साल के मौके पर, वहाँ कुछ कहा गया। तो हमने कहा कि जिनके बारे में इतनी सारी चीज़ें कही जा रही हैं तो उनसे नए साल में एक बार मोहब्बत भरी मुलाकात होनी चाहिए। तो बहुत बहुत स्वागत है रॉ इंद्रजीत सिंह जी। अब मैं आपको एमपी कहूँ, रॉ साहब कहूँ, आप मेरे को राजा जी कहूँ, क्या कहूँ? आप मेरे को इंद्रजीत सिंह ही कहिएगा। इंद्रजीत सिंह जी, हम कहानी आपके साथ जो आज बातचीत करना चाहते हैं कई मसलों पे करेंगे, लेकिन शुरुआत हम गुड़गांव के डेवलपमेंट पे करना चाहते हैं। गुड़गांव का दो शब्द हैं, एक है सिस्टमैटिक डेवलपमेंट और एक है सिस्टमैटिक लटकाओ। मतलब उसका क्या एक वर्ड हो सकता है? एक्सप्लॉयटेशन। ये दोनों फिट बैठते हैं क्या गुड़गांव के साथ? आप इस इलाके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पार्लियामेंट में मंत्री भी हैं। देखिए, गुड़गांव सोने की मुर्गी है। जिसकी भी सरकार आती है वो चाहती है कि गुड़गांव से जो पैसा हमारे रेवेन्यू के कोष में जाता है उसको हम हरियाणा की डेवलपमेंट के अंदर लगाएं। और ये परंपरा कई दशकों से चलती आ रही है। 2004 के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और रियल एस्टेट के अंदर बहुत भारी बूम आया था। आपको याद करो 11-12 तक ये बूम चला था। और गुड़गांव के जितने भी बिल्डर्स हैं तकरीबन मोटे मोटे वो सारे उसी दौरान बने थे। हुआ क्या कि एक ऐसी नीति बनाई गई उस टाइम की सरकार ने कि जिसको लाइसेंस देना था उसी को कह दिया गया कि तुम इतनी ज़मीन इकट्ठी कर लो, 10 एकड़ है तो 10 एकड़ का लाइसेंस मिलेगा अगर मल्टी स्टोरी है तो, और अगर बड़ा कॉलोनी है तो इतने का मिलेगा। तो वो क्या, अपने आप अपनी ज़मीन को तुम तजवीज़ करो और अगर जब तुम्हारे पास पर्याप्त ज़मीन हो जाती है तो हम तुम्हारे को लाइसेंस दे देते हैं। बिल्डरों ने क्या किया कि इसने आगे देखा ना पीछे देखा, नदी नालों को देखा ना ढलान को देखा, उन्होंने ज़मीन खरीद ली और फिर जाकर के हरियाणा सरकार को पेश कर दी कि जी हमारे पास इतनी ज़मीन है, आप इसके ऊपर हमारे को लाइसेंस दो। लाइसेंस दे दिए, बन गए। 11-12 मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के उस टाइम भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर साहब हुआ करते थे। और
इस तरह से बेरहमी से गुड़गांव के यहाँ पर ज़मीन को काटा बेचा जैसे कि कोई कसाई काटता है। पैसे तो मिल गए, सरकार चलाने के लिए पैसे मिल गए, लेकिन गुड़गांव की उसी टाइम से दरदशा या दिशा ख़राब होती गई। पानी का आप सुनोगे कि पानी भर जाता है, वो इसलिए कि भी जिसके ऊपर पानी आता था इस नालों के अंदर उसके ऊपर कॉलोनीज बन गई हैं। तो ये सालाना कुछ ना कुछ होता है, क्योंकि पानी तो अपना रास्ता ढूंढ करके अपनी ढलान की तरफ जाता है। उसके बाद हमारी सरकार आई। हमारी सरकार 14 के अंदर आई, नरेंद्र भाई मोदी बने, तो पुराने जितने भी दशकों के मतलब कुरकम थे उसको सुधारने में बड़ा टाइम लगा। जितने आज के दिन फ्लाईओवर बने हैं, जितने आज के दिन रोड्स बने हैं, जिस तरह से हमारा गुड़गांव के अंदर मेट्रोज गए हैं, उसका विस्तार हुआ है, वो सारे के सारे जब मैं गुड़गांव का एमपी हुआ करता था तब से हुआ था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे, मैं दिल्ली के अंदर मनमोहन सिंह की सरकार के अंदर मिनिस्टर हुआ करता था। तो उस टाइम के अंदर जो रेल लाइन बिछी मेट्रो की, उस टाइम भी मैं एमपी था। रैपिड मेट्रो बनी, उस टाइम के ऊपर भी मैं एमपी था। और मुझे ये कहना पड़ता है कि जो रैपिड मेट्रो गुड़गांव के अंदर बनाई गई, जो आज के दिन अभी भी शायद लॉस के अंदर चल रही है, भयंकर लॉस है, हाँ भयंकर लॉस के अंदर चल रही है। मतलब कई बार तो ये होता है कि उसको चलाया जाए या बंद कर दिया जाए, इस पे भी बातचीत होती है। तो उसके अंदर जो लाइसेंस उस टाइम दिया गया था, ये हुआ था कि 50% डीएलएफ देगी और 50% आईएलएफएस नाम की एक कंपनी हुआ करती थी, 50% वो देगी। फिर धीरे धीरे डीएलएफ के सारे एरिया कवर हो गए, पर डीएलएफ ने अपना पूरा पैसा नहीं दिया और आईएलएफएस को ही वो पैसा सारा का सारा भरना गया। तो डीएलएफ को फ़ायदा तो हो गया, लेकिन नुकसान आईएलएफएस को हो गया। वो कंपनी का बेड़ा गर्क हो गया, आपको पता है, वो लिटिगेशन जा रही है। तो लेकिन गुड़गांव मेट्रो जो ईस्ट साइड से आई है वो मेरे टाइम के ऊपर हुई। गुड़गांव के अंदर जो फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, जो हमारी मोदी सरकार के माध्यम से और गडकरी साहब के माध्यम से बने हैं, आज के दिन 4,500 करोड़ की नई मेट्रो जो वेस्ट साइड से आएगी वो तजवीज़ हो चुकी है। और गुड़गांव के अंदर अनेक जो भी भारत सरकार की तरफ से फ्लाईओवर वगैरह बने हैं वो भारत सरकार की तरफ से बने हैं। और कोशिश ये रही है भारत सरकार की तरफ से कि जब हम गुड़गांव से पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, 70% तक मैंने सुना है कि रेवेन्यू कलेक्ट होता है, तो हम गुड़गांव को कुछ मूलभूत सुविधा तो दे दें। अब हो क्या गया है कि जो नया गुड़गांव बना है वो तो सिंगापुर से जैसे मतलब तुलना करें तो सिंगापुर जैसा बन जाता है, लेकिन पुराना गुड़गांव था वो वंचित था। हालांकि हमारी पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा वोट बैंक हमारा पुराना गुड़गांव के यहाँ से बीजेपी के लिए वो हुआ करता था। मोदी जी के आने के बाद तो सभी ने मतलब बीजेपी को वोट देना शुरू कर दिया, लेकिन बीजेपी को पुराना जो गुड़गांव था वो वोट दिया करता था। तो हमने बैलेंस करने की कोशिश करी है कि अगर हम पैसा ले रहे हैं गुड़गांव से तो एक्सप्लॉयटेशन ना करें, बल्कि हम कायदे से लाइसेंस बांटें और आने वाले समय के अंदर उन लोगों को भी सुविधा मूल रूप की उपलब्ध कराएं, चाहे रोड हो, चाहे मेट्रो हो, या चाहे कोई और सुविधा हो मेडिकल की, वो सारी की सारी हम यहाँ पर उपलब्ध करवाएं। ये 10 साल के अंदर हमारी सरकार ने किया है। मेट्रो का जिक्र आप कर रहे हैं, मेट्रो के एक्सपेंशन, उसके विस्तार को लेकर के भी आप कई बार मुखर होते हैं। 2018 तक है ना मेट्रो का एक्सपेंशन हो जाना था, वो उस रूप में अब तक नहीं हो पाया। ये बात दुरुस्त है कि इसके अंदर हरियाणा वालों और ने, आपने कई बार अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर सही है, मैं बताता हूँ क्यों, कि दिल्ली मेट्रो सारा देश के अंदर सबसे प्रसिद्ध मेट्रो बनाने वाली एक कंपनी है। अब हरियाणा के अंदर कुछ बाबू लोगों ने हमारे पॉलिटिशियंस को समझा दिया जी कि भाई ये तो अगर आप उनसे करवाएंगे तो हरियाणा की काबिलियत नहीं बढ़ेगी। और जो चीज़ दिल्ली मेट्रो करे कराए था, जैसे कहते हैं री इन्वेंशन ऑफ द व्हील, हरियाणा री इन्वेंशन ऑफ द व्हील करी, सीखने के अंदर कि किस तरह से मेट्रो का खड्डा खोदा जाता है, किस तरह से मेट्रो चलाई जाएगी। उन्होंने 4-5 साल इसके अंदर बर्बाद कर दिए। और फाइनली जाकर के क्या हुआ कि उन्होंने दिल्ली मेट्रो वालों से एक एडवाइज़र लिया कि भाई तुम आके हमको बता दो भैया कि कैसे इस तरह का हम काम करें ताकि ये काम चल जाए। तो 4-5 साल जो बिताए इन्होंने वो ज़बरदस्ती बनाए। अगर शुरू में ही दिल्ली के मेट्रो वालों का एडवाइज़र ले लिया होता या कोलैबोरेशन दिल्ली मेट्रो के साथ ले ली होती
तो इतना टाइम व्यस्त नहीं होता। आज के दिन भी तो उनका सहारा लेना पड़ रहा है, तो ये पहले ले लिए होते। अभी मैं देख रहा था कि गुरुग्राम में मेट्रो विस्तार के लिए कोई भूमि पूजा हुआ और उसमें आपके पुराने मित्र कहूँ या जिनसे मोहब्बत खास है, केंद्रीय मंत्री भी है, अभी उस डिपार्टमेंट को भी संभाल रहे हैं मनोहर लाल जी, वो भी आए। तो मैं अभी आपको पता है, मैं जब कभी जाता हूँ इंटरव्यू करने तो रिसर्च करता हूँ, कुछ लाइब्रेरी में बैठ के 2-4-10 घंटे, एक दिन 2 दिन फुटेज देखता हूँ। तो मैं उसमें ढूंढ रहा था, मैं देखा कि उसमें मनोहर लाल जी हैं, उसमें रॉ नरवीर हैं, है ना, और तमाम लोग हैं। लेकिन मैं उसमें ढूंढ रहा था कि आप तो केंद्र में मंत्री भी हैं, गुरुग्राम के एमपी भी हैं, तो आप उसमें कहीं नजर नहीं आ रहे थे। शायद इनको याद नहीं रही होगी कि जब प्रधानमंत्री एम्स का उद्घाटन करने गए थे, रेवाड़ी एक जलसा हुआ था जी। माजरा के अंदर, तो उस टाइम के ऊपर साथ साथ मुख्यमंत्री जब हमारे खट्टर साहब हुआ करते थे, तो उस टाइम साथ साथ इन्होंने इसका भी शिलान्यास रख दिया था, यानी मेट्रो का जो भी शिलान्यास रख दिया था। तो जब प्रधानमंत्री एक बार शिलान्यास रख दें और फिर उसको दोबारा से कोई और उसका क्रेडिट लेना चाहे, मैंने उचित नहीं समझा कि वहाँ पर मेरे को जाना। अच्छा, ये मेट्रो विस्तार की पत्थर का जो पत्थर है वो पहले एक बार रखा जा चुका है प्रधानमंत्री ने 1 साल पहले हाँ। जब इन्होंने भूमि पूजन किया, हाँ। उससे 1 साल पहले माजरा से प्रधानमंत्री ने इसका पत्थर का शिलान्यास रख दिया था। हाँ। तो नहीं होना चाहिए था मेरे लिहाज से, तो इसलिए मैं नहीं गया। चलिए, एक नमो भारत को लेकर के भी बहुत चर्चा होती है, दिल्ली से अलवर तक वो जाना है, उसके बारे में क्या है? गुड़गांव के लोग काफ़ी, मतलब ये बार बार मुंह से गुड़गांव निकल जाता है, गुरुग्राम के लोग काफ़ी उत्सुक रहते हैं कि भाई ये वाला प्रोजेक्ट कब शुरू होगा, क्या होगा? RRTS की शायद बात कर रहे हैं आप जी। तो RRTS का मंजूरी हमारे को शुरुआत के अंदर केजरीवाल साहब की वजह से विलम्ब हो गया। दिल्ली के अंदर जो एरिया बनना था, कायदे से उसका पैसा दिल्ली वाली सरकार को देना चाहिए था, हरियाणा वाला पैसा हरियाणा वाला सरकार को अपने हिस्से का देना चाहिए था और उसके ऊपर काम चालू हो जाता। तो कई साल बीत गए, केजरीवाल ने इसके ऊपर अपने पैसे देने मंजूर नहीं किए। फाइनली कोर्ट के माध्यम से जब कोर्ट की तरफ से आदेश आया कि भाई तुम क्यों नहीं करते इस पैसे को, क्योंकि आम लोगों की सुविधा है ये, तो फिर केजरीवाल को मजबूरन पैसा तजवीज़ करना पड़ा। और आज के दिन दिल्ली का पैसा, हरियाणा का पैसा मिलकर के ये बॉर्डर तक जानी थी। शाहजहाँपुर बॉर्डर जो हमारे जयपुर रोड के ऊपर है, हाईवे के साथ साथ जानी थी। लेकिन जो पिछली सरकार थी, जो दूसरी बार मोदी जी की सरकार थी, उस टाइम तक कर्टेल कर दिया गया इसको, और इसको सिर्फ धारविड़ा तक ले जाया गया, वहाँ पर उसको समाप्त कर दिया, ये कह करके कि भाई नीमराणा तक और हम जयसिंहपुर खेड़ा तक नहीं ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक इतना ज़्यादा है नहीं कि मुनाफा इसको रहेगा। इस सरकार के अंदर मनोहर लाल जी फिर से मंत्री बन गए इसी महकमे के, तो इसका हमने विस्तार के लिए उनको कहा है कि बावल से बढ़ा, इसको धारविड़ा से बढ़ा करके इसको बावल तक आप कर दें। उन्होंने हाँ कर ली थी, पर अभी तक मेरे ख्याल से गज़ट हुआ है नहीं हुआ है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं। पर मेरा यह प्रयास रहेगा कि ये सिर्फ बावल इंडस्ट्रियल एरिया तक ही ना सीमित रहे, इसको आगे बढ़ा करके नीमराणा तक ले जाना चाहिए। उसके अंदर थोड़ा बहुत एरिया राजस्थान का भी पड़ता है, तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान की सरकार भी अब भारतीय जनता पार्टी की है, तो वो देने में अपने हिस्से का पैसा कोई इनकार नहीं करेंगे। तो इसको मैं ले जाना चाहता हूँ नीमराणा बहरोड तक। एक एम्स को लेकर के दक्षिण हरियाणा में बहुत बातचीत होती रही है, उसको लेकर कंट्रोवर्सीज भी बहुत हुई, बहुत तरह की बात होती रही है। एम्स बन गया, लेकिन फुल फ्लेजेड तौर पे जैसे फंक्शन करना चाहिए, अब भी वो फंक्शन नहीं कर पा रहे। नहीं, अभी तो 1 साल से ही तो कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है और बड़ा धड़ाधड़ काम चल रहा है इस वक्त। तो हम मार्च के अंदर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट चालू कर देंगे। हाँ, इसी मार्च के अंदर 2 महीने के बाद हम चालू कर देंगे। बाकी बिल्डिंग बनने लग रही है, बड़ी जोरों से बनने लग रही है। एक समस्या अड़चन आ रही थी कि जो हाईवे जा रहा है नारनौल खेतड़ी को, उसके और एम्स के लैंड के बीच के अंदर रेलवे लाइन आ रही थी। रेलवे लाइन पार करने के लिए पुल की आवश्यकता थी, फ्लाईओवर की आवश्यकता थी। तो जब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ भारत सरकार के और हरियाणा सरकार के बीच के अंदर, तो उस टाइम ये तय किया गया कि हरियाणा सरकार पूरा पैसा देगी ये फ्लाईओवर
बनाने के लिए, जो कि रेलवे की पटरी के ऊपर जा कर के परली साइड जहाँ पर ज़मीन है एम्स की, वहाँ तक उसको जाके टेका जाएगा। ये इसके अंदर ये थोड़ा पैसे कम थे या क्या थे, पिछली सरकार ने भी पूरा इसका मतलब नहीं दिया। और अब जा कर के मनोहर या सैनी साहब की सरकार ने, मैं मीटिंग में भी था, तो उन्होंने 200 करोड़ रुपये इसके लिए मंजूर कर दिए हैं कि नारनौल हाईवे से एम्स के ऊपर, रेलवे लाइन के ऊपर एक पुल बनाने के लिए ये 200 करोड़ रुपया हम देंगे। तो ये अब तय हो गया है। पहले क्या था कि नीचे से रेलवे लाइन के से जाना पड़ता था, वहाँ पर पानी भर जाता था बरसात के अंदर, कई देर तक भरा रहता था, तो मरीज़ बरसात के अंदर कहाँ जाए, और अगर गाद रह गई, कीचड़ रह गई, तो गाड़ी भी रुक सकती थी उसके अंदर बरसात के बाद के अंदर भी। तो ये थोड़ी समस्या थी, लेकिन अब वो हल हो गई। तो आपको लगता है कि ये मतलब चूंकि पूरे दक्षिण हरियाणा की निगाह है एम्स पे, तो ये मतलब मूल रूप में या मूर्त रूप में कह लीजिए आ जाएगा, क्योंकि एक लंबे अरसे से बातचीत बातचीत बातचीत, कई बार ये कहा जाता है उसके पता नहीं कभी शिलान्यास हो जाता है, कभी ये पत्थर कभी वो पत्थर, कभी ये बातचीत कभी वो बातचीत, तो कोई कहता है हमने बनवाया, कोई कहता है हमने बनाया, चाहे मसला चाहे जो भी हो, ये फंक्शनल, फुली फंक्शनल कब तक हो जाएगा? इसमें साल 1.5 साल तो और लगेगा अभी फुली फंक्शनल के लिए, लेकिन ओपीडी चालू अभी कर देंगे। इसकी कहानी मैं बताना चाहता हूँ, विवाद मतलब अगर बना है तो किस वजह से बना है। एक गांव था माजरा, एक गांव था मनेठी, उनके सरपंच साहब अब रहे नहीं, भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन उन्होंने 200 एकड़ देनी मंजूर कर दी कि हमारी गांव की पंचायत की लैंड है और हम इसको एम्स के लिए मुफ्त देना चाहते हैं। तो हमने कहा बड़ी अच्छी बात है, 200 एकड़ चाहिए। तो हमने उनके कागजात चला दिए, हमने बातचीत कर ली, हेल्थ मिनिस्टर नड्डा साहब हुआ करते थे, औरों से कर दी। उन्होंने टीम भेज दी, एम्स का डायरेक्टर भी चला गया उसके अंदर, वो फॉरेस्ट का भी चला गया, और भी सारी टीम जा कर के जब निरीक्षण के ऊपर गई तो पता चला कि जिस ज़मीन को इन्होंने तजवीज़ किया है उस ज़मीन के ऊपर ऑलरेडी फॉरेस्ट डिक्लेयर्ड है। तो जो फॉरेस्ट वाली ज़मीन है उसको आप नहीं कर सकते, तजवीज़ नहीं कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट से एनजीटी से लेनी पड़ेगी। तो वो तो बहुत मतलब हरक्यूलियन टास्क हो गई ना, वो नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए सारा का सारा मसला हो गया ठंडे बस्ते के अंदर। और जो एम्स संघर्ष समिति थी, जिन लोगों ने वो गलत तरह के तजवीज़ करी थी, वो रोज़ाना धरने पे बैठ जाती थी कि जी इसको इंद्रजीत सिंह नहीं करवा रहा, इसको इंद्रजीत सिंह नहीं करवा रहा, हमने तो ज़मीन दे दी। भाई तुमने ज़मीन तो दे दी, पर तुमने ऐसी ज़मीन दी जो फॉरेस्ट की है, मैं कैसे करवा सकता हूँ? भारत सरकार कैसे करेगी? कोई भी नहीं कर सकता जब तक कि सुप्रीम कोर्ट मंजूरी ना दे या एनजीटी मंजूर ना दे कि फॉरेस्ट तुम काट सकते हो। तो हुआ क्या, उसके बाद फिर हमने पास का गांव है माजरा, उन लोगों से हमने बातचीत करी, भैया आप लोग ऐसा करो कि ये तुम्हारे बगल के अंदर आना था, तुम्हारे पास भी ज़मीन है, तुम्हारी नॉन फॉरेस्ट ज़मीन है, तुम दे दो सरकार को। तो उन्होंने अपनी तरफ से, माजरा वालों ने बेड़ा उठाया, माजरा वालों ने अपनी ज़मीन दे दी। उस ज़मीन के ऊपर आज के दिन एम्स आने लग रहा है। और इस विवाद के अंदर कई दिनों तक ये चला कि ये तो बन ही नहीं सकता। तो हमने जो कह रहे थे कि बन नहीं सकता, उसको धरा पर ला करके टेक दिया है, और 2 साल के अंदर पूरा चालू हो जाएगा। एक और मसला है, इसके पहले हम कि जरा है ना एक हाई टीआरपी जोन में हम जाएं, उसके पहले एक और मसला है जो व्यक्तिगत तौर पे मैं भी गया था वहाँ, धारूहेड़ा। और राजस्थान से इस इलाके में चूँकि नेचुरल फ्लो है इधर का, 4000 से भी ज़्यादा हो सकता है या उसके आसपास इंडस्ट्रियां हैं, कई सोसाइटीज़ बन गई, और उसका जितना गंदा पानी, मतलब पानी ऐसा है कि वो नहर की तरह एक रैंप बना था। गुंडागर्दी ही मैं कहता हूँ, एक स्टेट गवर्नमेंट या उनकी वहाँ के लोगों का उस रैंप को काट दिया, जेसीबी से डंपर में मलबा उठा के ले गए, और वो पूरे सड़क पर पूरे हरियाणा में धारूहेड़ा इलाके में पानी का बहाव ऐसे जैसे कोई नहर चल रही है, और वो विशुद्ध तौर पे केमिकल वाला पानी है। मतलब अगर आप इधर के एमपी हैं, उस तरफ जो इलाका है राजस्थान में, उसमें धर्मेंद्र यादव, भूपेंद्र यादव जी एमपी हैं, आप दोनों मिनिस्टर हैं, और अगर हालात नहीं सुधरे, इस पे अब भी कुछ नहीं हुआ, तो यकीन मानिए कि आपको बहुत जल्द वहाँ एक कैंसर का हॉस्पिटल खोलना पड़ेगा, हर घर में कैंसर पेशेंट होंगे। उसके बारे में मैं आपकी बात से सहमत हूँ। भिवाड़ी का पानी हमारे यहाँ पिछले कई सालों से आ रहा है। हमने
वहाँ पर अपने एक इंजीनियर से ठेकेदार से एक बांध सा बनवा दिया था ताकि प्रदूषित पानी हमारे मसानी बैराज के अंदर ना आए, धारोड़ा के अंदर ना आए। ये कोई 3 साल 4 साल पहले की बात है, लेकिन उसको काट दिया गया, हाल ही के अंदर काट दिया गया। और वो गंदा पानी भिवाड़ी का वो आज के दिन आकर के न केवल धारवेड़ा को बट मसानी बैराज के अंदर जो भी पानी है वो सारे को प्रदूषित आज के दिन करने लग रहा है। आज से कोई 2-3 महीना पहले गडकरी साहब के घर पे एक मीटिंग हुई थी जिसमें भूपेंद्र सिंह यादव को बुलाया गया था और मेरे को बुलाया गया था इसी का हल निकालने के लिए। तो भूपेंद्र सिंह ने कहा था कि भाई ये हम एक 50 mld का ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं, तो हमारा गंदा पानी फिर हरियाणा के अंदर नहीं आएगा, अगर आएगा तो स्वच्छ पानी, ट्रीटेड पानी ही आएगा। उन्होंने कहा था कि हम 15 दिसंबर तक इसको बना करके तैयार कर देंगे। आज हो गई मेरे ख्याल से 6 अब तो जनवरी आ गया, मतलब हाँ 6 जनवरी है। अब उन्होंने उसको एक्सटेंड करके कहा है कि 15 फरवरी तक हम इस MLD वाले ट्रीटमेंट प्लांट को बना देंगे। आज भी मीटिंग है उस विषय के अंदर, शाम को 6 बजे गडकरी साहब के ऊपर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सवाल ये है कि MLD प्लांट अगर उन्होंने बना भी दिया तो जो केमिकल वेस्ट है और जो बरसात के टाइम के ऊपर इकट्ठा हो रहा है, जो ट्रीट नहीं किया गया, हमारे पास सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तो है MLD का, जैसे कि भूपेंद्र जी बता रहे हैं, लेकिन केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट पता नहीं है कि नहीं है। तो क्या होता है कि जब बरसात ज़्यादा हो जाती है या पानी ज़्यादा हो जाता है तो उस ट्रीटमेंट प्लांट्स को बाईपास करके पानी सीधा नाले के अंदर भेज देते हैं और वो पानी जाकर के केमिकल युक्त पानी वो जाकर के इधर उधर जाकर के प्रदूषण करता है। उसके बारे में भी एक कोई ना कोई हमारे को निर्णय लेना पड़ेगा किस तरह से हम इसको रोकें और क्या केमिकल प्लांट भी हम वहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट भी हम वहाँ पर स्थापित कर सकें, ना केवल भिवाड़ी के अंदर बल्कि हरियाणा के अंदर भी, धारवेड़ा के अंदर भी और बावल के अंदर भी अगर नहीं है तो उसके ऊपर आज के दिन चर्चा होने लग रही है। और जिन लोगों ने इसको तोड़ा है, पिछले दिनों के अंदर मेरे को याद है आज से 10 साल पहले जब हमने कुछ प्रयास किया था पानी रोकने के लिए, तो राजस्थान वालों ने, उस टाइम तो कांग्रेस की सरकार थी, तो राजस्थान वालों ने हमारे खिलाफ पर्चा दर्ज करवा दिया था कि भाई ये आदमी नामजद करके कि भाई इन्होंने ये नुकसान किया है, तोड़ा है। मैं आज के दिन नहीं, आज से 4-5 साल से ये कह रहा हूँ कि अगर हमारा पानी गंदा पानी जो हमने बांधा है, गंदा पानी हमारे तक ला रहे हैं और हमारे को डुबो रहे हैं इस गंदे पानी के अंदर, तो जिन लोगों ने वहाँ पर ये काम किया है, हरकत की है, उनके खिलाफ भी पर्चा हरियाणा सरकार को करना चाहिए, लेकिन अभी तक फैसला इसका हुआ नहीं। मतलब अब तो दिल्ली में बीजेपी सरकार, राजस्थान में बीजेपी की सरकार, हरियाणा में बीजेपी की सरकार, और विशुद्ध तौर पे रैंप को जिस तरीके से तोड़ दिया गया, और जिस मैं खुद देख कर के आया हूँ, मतलब इस शनिवार को वो स्पेशल स्टोरी हमारी चलेगी, और जिस तरीके से पानी आ रहा है जिससे लग रहा है कि कोई नहर चल रही हो, विशुद्ध तौर पे गुंडागर्दी और हरियाणा की खामोशी समझ में नहीं आती है। मतलब आप लोग जब तक जागे तब तक पता चला कि हर घर में कैंसर का पेशेंट हो गया। नहीं, चर्चा आज शाम को ही करी जा रही है। हालांकि NGT ने कई बार डंडा खड़काया है, राजस्थान सरकार के भी खिलाफ खड़काया है, हमारे इन्वायरमेंट वालों के खिलाफ भी खड़काया है, लेकिन उसका असर इतना हो नहीं रहा। अब मेरे ख्याल से गडकरी जी ने बेड़ा उठाया है, तो हम सभी को बुलाया, शाम को इसके ऊपर कुछ ना कुछ चर्चा होकर के निर्णय होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये हो जाता है तो मतलब उस इलाके का, वरना आने वाला समय बड़ा संकटपूर्ण है। अब जरा हम आ जाते हैं मानेसर। मानेसर में आपके नगर निगम के चुनाव हुए, सुना अब तक कोई मेयर चुना ही नहीं गया या कुछ? नहीं, मानेसर का मेयर तो चुन लिया गया। हाँ, मतलब बाकी डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर भी चुन लिया गया। अब तो सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सिर्फ जो कमेटीज़ वगैरह हैं वो शायद बनाई हो नहीं बनाई हो मुझे नहीं पता, लेकिन मेयर भी बन गया, उप मेयर भी बन गया, डिप्टी मेयर भी बन गया आज के दिन। लेकिन मतलब मानेसर इतना बड़ा है कि राजनीतिक तौर पे उसकी बड़ी चर्चा होती रही उस चुनाव की। वो चर्चा इसलिए हुई कि बीजेपी 10 मेयरियल सीट अपनी टिकट पे लड़वाई, 9 पे जीत हासिल हो गई, और एक मानेसर अकेली ऐसी थी जहां पर बीजेपी अपनी टिकट के ऊपर अपने वाले कैंडिडेट को जिता नहीं पाई। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट महिला इंद्रजीत कौर
मेरा नाम राशि, वो जीत गई। ये इसलिए चर्चा के अंदर रहा है। सुना है आपने मदद कर दी, बिना आपकी मदद, नहीं, बिना मैंने आपकी मदद का तो कोई पत्ता भी सुना है इस नहीं, इलाके में नहीं हिलता है। नहीं, मैंने देखो, मेरी कैंडिडेट ज़रूर थी, लेकिन मैंने उसके इलेक्शन में एक जगह के ऊपर भी मानेसर के अंदर मैं नहीं गया। और मेरी तो स्थिति आप जान सकते हो, अब जब ने शुरू में आप चर्चा कर रहे थे, तो मेरी तो स्थिति खरबूजे वाली है। छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी के ऊपर हो, पार्टी के अंदर नुकसान मेरा ही होना था। तो इसलिए मैं वहाँ पर गया ही नहीं। और लोगों ने हांगे लगाए, लेकिन वो जिता नहीं पाए। क्योंकि ये काफ़ी प्रचार होता है कि मानेसर में बीजेपी का कैंडिडेट हारा इसलिए कि रॉ इंद्रजीत सिंह जी चाहते नहीं थे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने तो उससे अपने आप को अलग रखा। अच्छा, मतलब आप उसमें मैं उसमें शामिल ही नहीं हुआ। और मैं बता देता हूँ इसका कारण क्यों मतलब हारा है मेरे निगाह में। हो सकता है मैं गलत हूँ। मैंने नहीं गया, क्योंकि अगर मैं जाता तो कहते कि भाई कुछ लोग नहीं गया तो कहते कि भाई इंद्रजीत सिंह नहीं आया, तो मेरे को डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर सकते थे। पर मेरा हिसाब से क्यों हारा हमारा भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट, कि एक तो उसकी खुद की रेपुटेशन ऐसी थी, वो मिला करके मानेसर को मतलब मिल्क कर रहा था, मतलब पैसे पूसे मतलब कराने के अंदर उसका नाम आ रहा था वहाँ कुछ नेताओं के साथ। इलेक्शन के 2 दिन पहले जब मैं नहीं गया इसके हलके के अंदर, तो उन्होंने एक वीडियो चला दी। वीडियो में ये कहा गया, मेरी शक्ल दिखा करके, कि इंद्रजीत सिंह ये बोल रहा है कि मानेसर के मेयर को तुम जिताओ, उसका नाम सुंदरलाल है, उसको जिताओ। मैं खुद वायरल हुआ था। हाँ, खुद मैं आ नहीं सक रहा, लेकिन मेरी मंशा है कि तुम इसको जिताओ। तो मेरी तरफ से ये चाल चली गई, छल कपट समझ लो, कोई कहने वाले छल कपट भी कह देंगे, कि मेरे मंजूरी के बिना ये इन्होंने वीडियो चला दिया। अब किस पे वीडियो चलाया गया? एक मॉर्फ किया गया। एक वीडियो पहले जब विधानसभा के चुनाव थे तो कई दिन तक मैं नारनौल भी नहीं जा पाया था, क्योंकि मेरे को कई हलकों के अंदर प्रचार करना था। तो मैं नारनौल लेट पहुंचा, तो लेट पहुंचने से पहले कहीं लोग इधर उधर ना जुड़ जाएं, मैंने कहा कि भी मैं आ नहीं सक रहा, ओम प्रकाश को तुम जिताओ और आने वाले समय के अंदर मैं तुम्हारे को आकर के खुद पर्सनली वोट मांगूंगा। उस वीडियो के अंदर ओम प्रकाश का नाम हटा करके और सुंदरलाल का नाम जोड़ दिया। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तो बहुत एडवांसमेंट कर ली है ना, तो मैं भी एक दिन अचंबा में आ गया कि मैंने तो ये दिया ही नहीं, तो ये मेरा वीडियो कैसे मतलब आ गया। जो यंगस्टर्स हैं ना ये सारे के सारे, तो इनको पता चल गया, जो ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थी, इसको पता चल गया कि ये हो सकता है कि उस वीडियो को मॉर्फ करके और सुंदरलाल का नाम ओम प्रकाश की जगह जोड़ दिया हो। तो उन्होंने उल्टा वीडियो चला दिया कि असली तो वीडियो इंद्रजीत सिंह का ये है जिसके अंदर ओम प्रकाश के लिए वोट मांग रहा है, और दूसरा नकली वीडियो ये है जो कि सुंदरलाल के लिए वोट मांग रहा है। तो लोगों ने कहा ये तो इलेक्शन छल कपट से जीतना चाहते हैं। तो जब हमारे अभी भी थोड़ी बहुत नैतिकता तो है ही ना, कि आप इलेक्शन जीत जाओ, हार जीत तो सभी की किसी की भी हो सकती है, भाई बड़े बड़े नेता हार गए, पर अगर आप छल कपट से जीतते हो तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो लोगों ने फिर मेरे ख्याल से उसकी तरफ सहानुभूति जिता दी, अपनी उसको जिता दिया। चलिए, जब मानेसर की कहानी हमने शुरू कर दी तो मैंने आपको बताया कि अभी इंट्रो में बता रहा था कि कार्यक्रम आजकल मैं कर रहा हूँ। एक तो शशि रंजन की स्पेशल रिपोर्ट जिसमें सोशल कॉज वाले इश्यूज हम उठाते हैं, जैसे धारूवेड़ा का उठाया, और एक कार्यक्रम कर रहा हूँ कि 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, आप ज़रा विधायकों से हिसाब किताब करना चाहिए, सवाल करना चाहिए, लोकतंत्र में सवाल किए जाने चाहिए। उस कार्यक्रम का नाम है माहरा विधायक माहरी चौपाल, यानी चौपाल में विधायक को बुला के हिसाब किताब करते हैं। उसी कार्यक्रम में आपके अजीज़ रॉ नरवीर सिंह, जो चंडीगढ़ यानी हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, वो भी आए थे। तो हमने आपकी और उनकी मोहब्बत की कहानियाँ, हमने कहा कि भाई आप दोनों की मोहब्बत की कहानियाँ सरेआम हैं, है ना, दोनों के बीच जो है। उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये कहा कि 5 साल में एक बार रॉ इंद्रजीत सिंह मुझे फ़ोन करते हैं, नॉमिनेशन से 2 दिन पहले या 1 दिन पहले, उसके बाद और पहले मेरी कोई बातचीत नहीं होती है।
और मुझे रॉ इंद्रजीत सिंह की ज़रूरत नहीं है, रॉ नरवीर के नाम का अपना वोट है। हाँ, रॉ इंद्रजीत सिंह की अगर मैं इस बार मदद नहीं करता तो वो एमपी नहीं बनते। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो उनकी ऑन रिकॉर्ड और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हर जगह उपलब्ध है। नहीं, तो वो उनकी नासमझी है। और मैं बताता हूँ कि क्यों। जैसे मैंने कहा कि हाजी तो कोई भी बंदे की हो सकती है। नरवीर सिंह 2009 के अंदर मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़े, चौथे नंबर पे आए, जमानत जब्त हो गई। नरवीर सिंह के समधी हैं राव दान सिंह महेंद्रगढ़ से। अगर इतने भारी नेता थे तो अपने समधी को ही जिता लेते। उन्होंने विधानसभा के इलेक्शन से पहले ये बयान किया था कि इस दक्षिणी हरियाणा की बेल्ट के अंदर सिर्फ एक हलका है जहाँ पर बीजेपी का एमएलए जीतेगा, और वो है नांगल चौधरी। सारे हलके हमारे जीत गए, एक हलका जो हारा वो नांगल चौधरी था, जिसको नरवीर सिंह यूँ कह रहे थे कि ये जीतने वाला हलका है। और देखो, मैं 6 बार एमपी बन गया, आपने खुद ही कहा, और मेरे पास तो लंबा चौड़ा एरिया है जहाँ से लोगों को वोट आती है। बादशाह, अभी इसका मानेसर का जिक्र हो रहा था, तो मानेसर बादशाहपुर का भी एक हिस्सा है। बादशाहपुर के भी कुछ गांव हैं, कुछ हल्का बादशाहपुर के अंदर है, कुछ हल्का पटौदी के अंदर है। तो नरवीर सिंह अगर इतने भारी नेता थे कि बीजेपी के कैंडिडेट को वो कहते हैं हरा देते, तो फिर ये अपने ही हलके के अंदर बीजेपी के कैंडिडेट को जिता क्यों नहीं पाए? वो कह रहे थे कि जो मानेसर नगर निगम वाला है उन्होंने कहा, मैंने मानेसर का जिक्र किया था, उन्होंने कहा कि इसमें बादशाहपुर भी आता है, पटौदी भी आता है। बादशाहपुर हलके में उन्होंने कहा कि मैं तो किसी और के लिए चाहता था टिकट, मिल गया सुंदरलाल को, तो बादशाहपुर में तो वो जीत के आए। पटौदी का पूछेगा कि क्या हालत हुई। नहीं, तो बादशाहपुर अकेला ही मतलब इंद्रजीत सिंह का वोट बैंक नहीं है ना। बादशाहपुर असल के अंदर 4-4.5 लाख वाला है, जिसके अंदर आमतौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलते हैं मोदी के नाम के ऊपर। इसी हलके से जो आज कुछ एरिया गुड़गांव के अंदर चला गया, कुछ बादशाहपुर के अंदर आ गया। 2000 के अंदर राव नरवीर सिंह इलेक्शन लड़े थे गुड़गांव से, जिसमें कहते हैं ना कि मेरा बड़ा भारी प्रभाव है गुड़गांव जिले के अंदर। उन्होंने कहा कि हाँ, मतलब रॉ इंद्रजीत सिंह को मेरी मदद की ज़रूरत है, नरवीर को ज़रूरत नहीं है, नरवीर के नाम का अपना वोट है। नरवीर के नाम का अपना वोट है, तो फिर ये 2000 में क्यों नहीं जीते? गुड़गांव से इलेक्शन लड़े थे। अगर नरवीर के नाम का वोट है तो 2009 के अंदर मेरे खिलाफ अपनी सिक्योरिटी क्यों गवाई इन्होंने? और अगर उनका नरवीर का इतना ही भाड़ा बोल बाला है तो मानेसर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को क्यों नहीं जिता पाए? ये मेरा उनसे सीधा सीधा प्रश्न है। और नरवीर सिंह की अगर वैसे देखा जाए, कुल मिलाकर के राजनीतिक हैसियत कैसी है कैसी नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन करप्शन के मामले के अंदर 55 दिन क्या जेल काट के आए थे, नहीं आए थे, ये और पूछ लेना आप अगली बार उनसे। क्या बोल रहे हैं आप? नरवीर सिंह करप्शन के केस में 55 साल जेल में रहे थे कि नहीं रहे थे? 55 साल ही 55 दिन। अच्छा, 55 दिन जेल में रह के आए करप्शन के चार्ज में। ये कब की बात है? ये मेरा एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, बता दूंगा बाद में, इसका ध्यान नहीं है मेरे को। अच्छा, मतलब आप श्योर हैं? हाँ, ये मेरे ख्याल से बंसीलाल के टाइम भी या चौटाला के टाइम की बात है। ये आप श्योर हैं कि 55 दिन ये जेल में रह करके आए और करप्शन का चार्ज? दिस इज व्हाट, हाँ जी, ये जो ये रह के आए हैं। अच्छा, मतलब ये जेल में रह करके आए हैं? जेल में रह के जिम्मेदारी के साथ आप कह रहे हैं ये बात, क्योंकि इसलिए कि अभी हाल में रॉ नरवीर सिंह, क्योंकि मंत्री भी हैं अभी हरियाणा सरकार में, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि करप्शन पे हरियाणा सरकार का 0 टॉलरेंस है। और गुड़गांव के अधिकारी, कई सारे अधिकारी हैं या पुलिस वाले हैं, पता नहीं नाम, मतलब वो कह रहे थे कि सब मंथली लेता है, कोई कुछ लेता है, कोई कुछ लेता है। तो मुझे लगा कि वो आदमी तो फिर 0 टॉलरेंस की बात कर रहा हो, और इतना अगर वोकल है। आप कह रहे हैं कि वो खुद जेल में रह के आए। आप ये पता करवा लीजिए, मैं एग्जैक्टली तारीख तो नहीं बता सकता इस वक्त, क्योंकि मेरे ऑफ द रिकॉर्ड मेरे पास है नहीं, ऑफ द माइंड्स मेरे पास है नहीं,
लेकिन ये 55 दिन या 53 दिन ऐसे कुछ है, वो जेल के अंदर रह के आए हैं। आपको ये पता चल जाएगा अगर उनकी इंक्वायरी आप करवाओगे तो। और यहाँ तक ज़ीरो करप्शन हरियाणा के अंदर है। देखो, सरकार की तो नीयत है कि ज़ीरो करप्शन हो, और जो भी करप्ट अगर आदमी प्रैक्टिसेस करता है तो अगर वो पकड़ा जाता है तो उसको सज़ा भी दिलाई जा रही है। आज के दिन तो इस तरह की प्रयास तो हमारी तरफ से है ही, लेकिन कोई इंडिविजुअल तौर के ऊपर करता है तो जब तक पकड़ा नहीं जाता तो कह नहीं सकते नहीं करप्ट है। अच्छा, मतलब इंडिविजुअल तौर पर, हाँ, मतलब जब तक पकड़ा ना जाए तो चोर चोर तो होता नहीं है, होता नहीं है, पकड़े जाने के बाद ही चोर होता है। मतलब ये हम लोग पर बात हम सभी को एक ब्रुश से पेंट नहीं कर सकते। अच्छे अफसर भी हैं, गंदे अफसर भी हैं, छोटे मुलाजिम भी अच्छे हैं, बड़े मुलाजिम भी गंदे हैं। ये सब चीज़ें, मतलब जैसे कि इंडिया है, सब तरह का रंग रूप का है, इस तरह से मुलाजमत में भी इसी तरह के लोग हैं, हर किस्म के हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। ये जब रॉ नरबीर सिंह की बात जब कर रहे हैं हम लोग, है ना, तो दक्षिण हरियाणा में, है ना, ये कहा जाता है कि रॉ इंद्रजीत सिंह जी की चौधर है ना, रामपुरा हाउस की चलती है या रामपुरा हाउस की चौधर है। ये कहा जाता है कि रामपुरा हाउस जो है वो एमएलए की नर्सरी है। अब उनके एक और मित्र हैं अभय यादव। अभी एक नए साल के मौके पे मैं गांव का नाम लेके आया हूँ, भुंगार का, कोई भुंगार का गांव है, वहाँ पर जश्न मोहब्बत हुआ है नए साल के नाम पे, और अभय सिंह वहाँ पर थे, अभय सिंह यादव थे, उसमें अटेली के आपके पूर्व एमएलए सीताराम यादव भी थे, और महेंद्रगढ़ के कंवर सिंह भी थे, कोई पूर्व सरपंच अभय सिंह, कई लोग थे, लेकिन ये दो चार मैं ज़रा देख रहा था तो ये सब लोग थे। अब अभय सिंह वहाँ पर, है ना, अब खुल्लम खुल्ला जब राजा जी में कोट अनकोट, अब सर मैं तो पता है आपको कि मेरा तो खुला खेल फरूखाबादी वाला हिसाब किताब है, तो अभय सिंह ने कहा, अभय यादव ने, कोट, राजा जी के नाम से मशहूर एक बड़े नेता दशकों से राजनीति करते रहे, कोई बताए कि उन्होंने इस इलाके के लिए क्या किया जब वे एसी के कमरे में बैठकर मुख्यमंत्रियों से लड़ने की योजना बना रहे थे, तब मैं हथनी कुंड बांध से इस सूखे इलाके तक नहरें लाने के लिए पैदल चल रहा था, अनकोट। तो पैदल चलने से नहर आ जाती तो मुझे नहीं पता। और मुख्यमंत्री से लड़ाई मेरी किसी की डायरेक्ट नहीं है, किसी से मेरे संबंध इस तौर पे नहीं बिगड़े कि मेरी जाति उनसे दुश्मनी है। मैंने तो अगर लड़ाई किसी से ली है तो हमारे एरिया की हिमायत करने के लिए मैं लड़ा हूँ। और जो पानी हमारे इस दक्षिण हरियाणा के अंदर गया है वो लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से जाता है, सीधा फ्लो नीचे की तरफ हमारी तरफ को नहीं है। तो जो हमारी यमुना कनाल कमांड एरिया है उसका पानी उठा करके और जब ही जा करके जवाहरलाल नेहरू कनाल के अंदर डाला जाता है और उसी से डिस्ट्रीब्यूटरीज के अंदर पहुंचता है। तो सन 14 के अंदर जब पहली बार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और मैं मोदी सरकार के अंदर एमपी बना था, मंत्री बनाया दिया था प्रधानमंत्री ने, तो सबसे पहला मैंने जो काम किया था कि हमारे लिफ्ट इरिगेशन के जो मोटर्स होते हैं, बड़े बड़े मोटर होते हैं, मतलब पता नहीं कितने हॉर्स पावर के, 100-200 हॉर्स पावर के होते हैं, उसी से नहर का पानी उठा करके अगली वाली में डाला जाता है, फिर आगे चल करके थोड़ा और उठाया जाता है, फिर उससे अगली वाली में डाला जाता है। तो 110 करोड़ रुपये मैंने उस टाइम खट्टर सरकार के दौरान मैंने मंजूर करवाए थे, जो जिस वजह से आज के दिन पानी हमारे टेल तक पहुंच रहा है। और जो लोग ये कह रहे हैं, मुझे नहीं पता किसका हाथ, अभी तक मैं खुलासा नहीं करना चाहता, लेकिन टाइम आएगा कि हमारे यहाँ पर एक लॉजिस्टिकल हब हुआ करता था बावल के अंदर, हरियाणा सरकार की तरफ से तजवीज़ हो गया था। और मैं खट्टर साहब के बारे में तो ये तो कह ही सकता हूँ कि उस टाइम के ऊपर जब लोगों ने उसका प्रतिरोध किया कि भाई हमारे यहाँ पर लॉजिस्टिकल हब नहीं होना चाहिए, तो सब लोगों ने, पंचायतों ने मेरे पास आकर के कहा कि जी हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, पहले से ही ऑलरेडी इंडस्ट्रियल एरिया बन गया, हमारे खेती बाड़ी के लिए कुछ जगह मिलेगी नहीं, 2-4 हज़ार एकड़ अगर आप एक्वायर कर लोगे, उस टाइम एक्वायर होने की तजवीज़ थी, हो सकता था उस टाइम पे ना, बाद में आया है लेटर ऑन, 14 के बीच के अंदर आया है। तो उस टाइम के ऊपर उन लोगों का ज्ञापन लेकर के मनोहर लाल जी से भी मिला, मैं औरों से भी मिला, और उसको हमने रद्द करवा दिया, उस लॉजिस्टिकल हब को बावल से शिफ्ट करवा करके, और हमने नांगल चौधरी चलवा दिया, क्योंकि वो एरिया करीब पड़ता है इसके जो ट्रेड कॉरिडोर है
उसके लाइन के करीब पड़ता है। वहाँ पर जब जाने के बाद मुझे नहीं पता कि कौन कौन इन्वॉल्व हैं। कुछ लोगों का तो मुझे मालूम है और कुछ लोगों का तथ्य मेरे पास अभी तक आया नहीं है, लेकिन समय आएगा तो उसके अंदर खरीद फरोख्त के अंदर किस किस लोग ने कितना कितना करप्शन किया है, कितना कितना प्रेशर बना करके ज़मीन हथियाई है, उसका आने वाले समय के अंदर जल्द मैं खुलासा करूँगा। नांगल चौधरी ने नांगल चौधरी उस लॉजिस्टिक हब के लिए, उस लॉजिस्टिकल हब की ज़मीन के खरीद फरोख्त के लिए आपका आरोप है कि उसमें करप्शन हुआ है। मेरा ये आरोप है कि ये वहाँ पे करप्शन हुआ है, उसको मैं सिद्ध करने के लिए लगा हुआ हूँ। आने वाले समय के अंदर आपको बताऊंगा कि कौन कौन उसके अंदर शामिल है। अच्छा, ये कहानी आप तब कर रहे हैं जब हम अभय यादव प्रकरण की बातचीत कर रहे हैं? नहीं, उनके उस मोहब्बत वाले जलसे, नए वर्ष के मौके पे जश्न मोहब्बत वाले जलसे का जिक्र कर रहे हैं, उसी बीच में आप ये जिक्र कर रहे हैं। आप देखिए, एक जर्नलिस्ट का एंटीना खड़ा रहता है, मतलब आप उस संदर्भ में बात कर रहे हैं या नहीं? जब तक पूरी पुष्टि ना हो जाए किसी का नाम लेना उचित नहीं। ये डिनर डिप्लोमेसी आजकल सुना है कि राव साहब खूब डिनर विनर में जाते भी हैं, होस्ट भी करते हैं, अपने वाले भी आते हैं। जहां लॉजिस्टिक हब ले गए आप, वहां के मौजूदा एमएलए साहिबा वो भी पहुंच जाती हैं। अब बताइए, आप कांग्रेस वाले एमपी को अपने घर पे गुलाब जामुन खिलाएंगे तो आपकी पार्टी वाले अभय यादव तो जिंदाबाद कितने दिन तक करेंगे? देखो, हमारा एरिया बाकी हरियाणा से विभिन्न है। दुर्भाग्य ये है कि हालांकि ये एरिया संगठित रहता है और सरकारें बनाने में कामयाब रहा है, खुद ब खुद इतनी नफरी नहीं रहती कि हम खुद ब खुद अपनी सरकार बना लें। इस एरिया का इथोस अलग है और हरियाणा के क्षेत्रों से। इधर पंजाबियत है, जीटी रोड के ऊपर, इधर आपकी जो रोहतक सोनीपत है, ये आपकी जाटू भाषा बोली जाती है, वहाँ के अलग इथोस है। ठीक है, बांगड़ हो जाता बांगड़, है, आगे हाँ, और हाँ। वो हो तो इस एरिया का अभी तक संगठन रहा है मेरे पिताजी के टाइम से, और इनकी आशाएं रही हैं। इस एरिया के लोगों की आशाओं के प्रतीक हम लोगों को उकसाते हैं कि भाई तुम ये सरकार बनाओ तो हम तुम्हारी ये आशा पूरी करवा देंगे। कई बार ऐसा हुआ है कि आशाएं तो जगाई गई हैं लेकिन वो काम उनके पूरे हुए नहीं हैं। तो इस एरिया को संगठित रखने के लिए अगर मैं इस एरिया के लोगों को बुला भी लेता हूँ अपने यहाँ पे, तो कोई राजनीतिक तो ढंग नहीं निकाल रहा। मैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भी बैठ के चाय पीता हूँ, मैं तो चौटाला साहब के साथ भी चाय पीता हूँ। अगर मेरे घर के अंदर पूसाराम की जो पुत्र वधू है, पूसाराम मेरे जब मैं कांग्रेस में हुआ करता था तो मैं सबसे करीबी साथी हुआ करता था। हम दो ही ऐसे थे जो रोज़ उठते बैठते थे, खाया करते थे। पूसाराम और मैं की अगर पुत्र वधू अगर मेरे साथ जुड़ी हुई है, पहले से जानती है, अगर चाय पे आ गई तो उसमें राजनीतिक आँख नहीं लगाना चाहिए। मतलब अभय सिंह जी को लगा होगा ना, नहीं, कि हम तो उनकी अपनी पार्टी वाले हैं, है ना, उधर से बुला करके उनको गुलाब जामुन खिला दें और उनको आप चाय पे भी ना पूछें तो बेचारे आहत तो होंगे। नहीं, वो तो हार चुके थे इलेक्शन को। इलेक्शन के पहले की बात होती तो उसका प्रभाव पड़ सकता है कि आपने हरवा दिया। नहीं, वो जनता ने हरवा दिया। जो समर्थक है वो कहते हैं कि आपने आंखें बंद कर दी या एक आंख कहीं मार दिया। नहीं, मैंने उनको हरवाया नहीं, मैं उनसे अलग रहा, उनके इलेक्शन के अंदर मैं नहीं गया। मतलब हरवाया नहीं तो मदद भी नहीं की, यही हुआ ना? मतलब मदद भी नहीं करी मैंने। तो आपने अभय यादव की मदद नहीं की, नहीं करी। तो किसी को मदद नहीं करने का मतलब होता है परोक्ष तौर पे किसी और को मौन समर्थन दे देना। नहीं नहीं नहीं, वो तो देखो, मैं बताऊं ना, ये कुछ ऐसे खेमे के लोग हैं, अगर मैं करता भी इनकी मदद तो कहते कि मेरी दाल में पानी देने आया है। तो इसलिए मैंने यही समझा कि अगर मैं इनसे परे रहूं तो ही बेहतर है, कम से कम छीटा कसी से तो बच जाऊंगा। दक्षिण हरियाणा में कई लोग ये कहते हैं कि वो लोग जो खट्टर साहब के यहाँ जाके चाय पी के आते हैं तो राजा साहब नाराज हो जाते हैं। रॉय इंद्रजीत सिंह कहते हैं कि ये तो लग रहा है विरोधी खेमे में जा रहा है। उसमें अभय यादव, डॉक्टर बनवारी लाल, कितने नाम मैं गिनवाऊं, कि ये सब कहते हैं कि ये तो तुरंत हो जाता है कि तो अलग खेमे में जा रहा है। ये दक्षिण हरियाणा की जो राजनीति है वो एक आदमी के इर्द गिर्द घूमती है। कोई उधर गया, अगर टॉयलेट करने पे गया तो राज साहब के कान खड़े हो जाते हैं। नहीं, ऐसी मैं खट्टर साहब के तो मैं खुद भी जाकर के चाय पानी पीता हूँ। जब ये आते हैं वो मेरे को खाना भी खिलाते हैं, चाय पानी भी पिलाते हैं। तो ऐसी कोई हमारी खट्टर साहब से साथ दुश्मनी नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि मैं
इस राय का हूँ कि हमारे को किसी का पिछलग्गू बन करके नहीं जीना चाहिए। इस तौर के ऊपर कोई ये अगर महसूस करता है कि भाई मैंने उनकी मदद नहीं करी, तो उनको किसी और ने मतलब लॉलीपॉप दे रखा होगा, इसीलिए वो मेरे खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं ना। मैंने किसी का नुकसान नहीं किया आज तक। मैंने अगर जो भी काम अपनी तरफ से राजनीतिक ताकत से किया है, इलाके की भलाई के लिए किया है। अपनी भलाई के लिए मैंने एक पेट्रोल पंप भी नहीं लिया है आज तक। तो मैंने जो भी किया है, लड़ाई भी अगर लड़ी है तो हमारे साथ अनदेखी हो रही है, तो उस विषय से मैंने लड़ाई करी है और ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि लोगों ने मेरे को जिताया है। पार्टी टिकट देती है, लेकिन जिताने वाली तो पब्लिक है ना। मैं पब्लिक का प्रतिनिधि हूँ, सबसे पहले मेरी वफादारी पब्लिक के साथ रहती है। ये आपके खिलाफ गोलबंद होते हैं? जब मैं कांग्रेस के उस जमाने से आपका मतलब रेवाड़ी में आपका रामपुर हाउस, वहीं से जीतते रहे कैप्टन अजय यादव, वो तब वो वाले भी मोहब्बत, आप कांग्रेस में थे, फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसके बाद फिर ये बीजेपी में हम चले आए। ये एक अब जैसे मैंने जिक्र किया कि ये 3-4 लोग उस गांव में मिले और खूब लंबा चौड़ा भाषण हुआ, है ना, सब ने भाषण दिया और मतलब आप पे कई तरह के सवाल भी उठाए गए, जो मैंने कोट अनकोट किया। एक और कोट कर है जो कि मुझे लगा कि आपसे पूछना चाहिए। अहिरवाल की राजनीति में इन्होंने, यानी राव इंद्रजीत सिंह ने, कई लोगों का शिकार किया। जिन्हें शिकार करने की आदत होती है उनके लिए अपने पराये कुछ नहीं होते। सीताराम यादव को टिकट दिलवाया, एमएलए बनवाया, फिर आरती राव लड़ने गई तो उनका टिकट काट दिया। बनवारी लाल आपके खास थे, फिर उनका काट दिया। ये उधर इस तरह की चर्चा जो आपसे इश्क करने वाले लोग हैं वो करते रहते हैं। देखो, पार्टी असेसमेंट करती है, हर एक बार उसी को नहीं बार बार टिकट दिया जाता। आरती को 2 बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया और फिर पार्टी ने टिकट वहाँ पर दे दिया। सीताराम से जब बात करी गई, कहते मुझे इस बात की कोई खामियां नहीं है, मैं तो पार्टी का वर्कर पहले था, आज भी पार्टी का वर्कर रहूँगा। तो मैं समझता हूँ जब पार्टी ने जब निर्णय ले लिया तो सीताराम ने अपनी तरफ से वहाँ का प्रयास छोड़ दिया कि मैं एमएलए बन सकता हूँ। लेकिन धीरे धीरे मैं समझता हूँ उसके दिमाग में ये बात आई तो यार मेरे साथ गलत किया है। तो भाई इंद्रजीत ने क्या किया है? गलत तो पार्टी ने भी तो किया है ना। तुम पार्टी के इतने वफादार थे तो आरती की मदद क्यों नहीं करी तुमने? सीताराम आज के दिन आरती की गाड़ी में बैठ करके सब जगह जाते थे आरती के इलेक्शन के अंदर, और पीछे से उनका जो बेटा था, जिन जगह फिर आरती को समर्थन मिलता था, बेटा जाकर के रात को उनके घर पहुंच जाया करता था और यूँ कहता था कि भाई आप मेरे बापू तो आरती के साथ घूम रहे हैं पर तूने आरती की टिकट नहीं देनी। तो इनके खिलाफ पार्टी ने कार्रवाई भी तो करनी चाहिए थी ना, तो पार्टी ने कार्रवाई नहीं करी है। कई लोगों के अंदर जब वो अपने गिरबान में झाँकेंगे तो पता चलेगा। और जहाँ तक आपने कहा कि हमारे साथ ऐसा होता है, तो ये तो मेरे को तो विरासत में मिली है। मेरे पिताजी जिस टाइम के ऊपर पंजाब के अंदर एक इरिगेशन पावर मंत्री थे तो कैरों से लड़ाई हुई थी। क्यों? क्योंकि हरियाणा के साथ दुभांत हो रहा था। फिर उसके बाद जब भजनलाल बने हमारे हरियाणा के अंदर, जब चीफ मिनिस्टर बने, तो उस टाइम के अंदर मैं एमएलए था। मेरी भजनलाल से भी क्यों नहीं बनी? क्योंकि वही बात कि हमारे दक्षिणी एरिया के साथ यहाँ से दुभांत हुई। बंसीलाल के खिलाफ नहीं बनी। तो बंसीलाल के खिलाफ मैंने सबसे पहले जो बंसीलाल के खिलाफ कोर्ट के अंदर केस डाला था मानहानि का, वो मैंने डाला था क्योंकि उन्होंने राव तुलाराम के बारे में कुछ गलत टिप्पणी कर दी थी। तो मैं ही गया था कोर्ट के अंदर, तो मेरी बंसीलाल से लड़ाई हुई, मेरी भजनलाल से लड़ाई रही, आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हुई, मनोहर लाल खट्टर से भी वही मोहब्बत रही। अब नायब सैनी से सब ठीक ठाक है या नायब सैनी अभी तक हनीमून पीरियड चल रहा है या मतलब खलल पड़ा कुछ? नहीं, नायब सैनी बढ़िया आदमी है और अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे ये अगर किसी की छाया में अगर थे भी तो वो उभर के बाहर आ जाएंगे। ऑलरेडी उसके इशारे नज़र आने लग रहे हैं कि वो अपना सेल्फ सफिशिएंसी के अंदर बढ़ रहे हैं, सेल्फ रिलायंट होने लग रहे हैं। आने वाले समय के अंदर अच्छा हरियाणा के लिए काम करेंगे, सब क्षेत्रों के लिए काम करेंगे, ये उनका इरादा है और मेरा साथ उनको मिलेगा। अच्छा, आपका साथ नायब सैनी को मिलेगा क्योंकि वो किसी छाते से बाहर आ रहे हैं इसलिए मिलेगा?
मतलब आप राव साहब जब आप बोलते हैं ना तो बहुत जैसे होता है ना कि कोई गाड़ी गुजर रही है तो आहिस्ता से पीछे से राजधानी को साइड वाले लाइन से निकाल दो। मतलब आपने कितने आराम से सॉफ्टली मुस्कुराते हुए कहा कि बड़े अच्छे आदमी हैं, अब वो किसी के छत्र छाया में थे उससे बाहर निकल रहे हैं, और आपने अपनी स्पीड कंटिन्यू रखा। मतलब अब मैं सामने बैठा हूं तो वो तो नजर आता है ना मुझे, मतलब वो छत्र छाया से बाहर निकल रहे हैं अपने गुरु के छत्र छाया से। देखो चीफ में उनकी भी वफादारी लोगों के प्रति है, पार्टी के प्रति है, किसी एक व्यक्ति के प्रति नहीं है। तो जब पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दी है हरियाणा को ठीक ढंग से चलाने की, और हम जैसे को भी मतलब साथ जोड़ने के लिए एक पार्टी कह रही है कि भी हरियाणा का अगर भला चाहते हो तो इसकी मदद करो, तो हम कर रहे हैं मदद उनकी, हरियाणा का भला चाहते हैं इसलिए कर रहे हैं। तो आप नायब सिंह सैनी को कैसे आकलन करते हैं? नायब सिंह सैनी का? नायब सिंह सैनी बढ़िया आदमी है, उसको आज के जिस तरह से भागा दौड़ी कर रहे हैं जवान आदमी कर सकता है, कोई हमारे जैसा तो कर नहीं सकता। दिन में 4-4, 5-5 जगह के ऊपर जलसे वलसे कर लेते हैं। मेरा सिर्फ इनको कभी एक मिलेंगे अकेले में सुझाव ज़रूर दूंगा, इतना भागा दौड़ी मत करा करो, थोड़ा बहुत टाइम चंडीगढ़ में भी दे दिया करो। मतलब कुछ फाइल वाइल ताकि मतलब गाड़ी आगे बढ़े। एडमिनिस्ट्रेशन के वास्ते भी थोड़ा सा टाइम करो ताकि अफसरशाही मतलब ज़्यादा चौड़ी ना हो जाए। राव साहब की यही खासियत है, मतलब ये कहते कहते जो कहना रहता है वो बीच में इंसर्ट कर देते हैं। हम लोग कहते हैं ना विजुअल्स इंसर्ट करना, तो ये इंसर्ट कर देते हैं। ये अब आप कह रहे हैं कि अब आपकी तो उम्र, मतलब वो जवान आदमी हैं तो दिन भर में, तब मुख्यमंत्री बनने वाली घंटी अब नहीं सरेंडर कर दिया आपने? नहीं, मेरी तो पिछले 15 साल से नहीं है, शुरू में थी, लोगों की अभी भी है, पर मैं मतलब इस तरह की भागदौड़ नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है ये। तो गिवन अप? नो गिवन अप नॉट, आई गिवन अप चीफ मिनिस्टर का ख्वाब। हाँ ठीक है, वही हाँ, वही वही मुख्यमंत्री वाला ही। हाँ, मुख्यमंत्री वाला है ही। हाँ, अब इच्छा नहीं है? मेरे को कोई इच्छा नहीं मुख्यमंत्री बनने की, ना पिछले दिनों के अंदर खट्टर साहब को बहम था कि मैं उनको हटा करके चीफ मिनिस्टर बनना चाहता हूँ। मैं उनको भी कह आया था कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता भाई साहब, मेरे से दुश्मनी मत रखो। अभय सिंह यादव को क्यों मलाल है, बुनियाद पड़ती है ना, तो एक उनके करीबी है, मैं उनसे बात कर रहा था कि भाई क्या दिक्कत है, मतलब क्या है, तो कह रहे थे कि 2014 में विधायक दल की बैठक हुई और नेता चुना जाना था। अहिरवाल बेल्ट के 4 बीजेपी विधायक राव इंद्रजीत सिंह के नाम को लेकर के मीटिंग में खड़े हो गए, लेकिन मैं बैठा रहा और उस दिन से राव साहब के दिल में मैं बैठ गया। नहीं, ये गलत कहा गया। ये बात दुरुस्त मतलब है। उन्होंने नहीं, हाँ। उनके किसी एक समर्थक ने मुझे नहीं, वो बताया गलत। कि देखो, ऐसी बात है। उस टाइम नए नए बीजेपी के अंदर थे, तो हम सोचे थे कि जैसे कांग्रेस के अंदर होता है कि भी लोगों की राय ली जाएगी और फिर उसको चीफ मिनिस्टर तय कर दिया जाएगा। तो उस टाइम तो इच्छा थी, लोगों की भी थी, मेरी भी थी। 14 की बात हो रही है, आज से 10 साल पहले की बात हो रही है। कुछ लोग खड़े हो गए कि भाई इंद्रजीत सिंह को चीफ मिनिस्टर बनाओ, वो नहीं बने, वो बात दूसरी है। बाद में हमको पता चला कि बीजेपी में ये सिस्टम इस तरह का नहीं होता है। खैर वो बात दूसरी पर जो मैं कहता हूँ कि अभय सिंह ने जो गलत काम किया, जिसकी वजह से मेरे को थोड़ा महसूस हुआ कि मैं इसकी इलेक्शन के अंदर 14 के अंदर मेरे को हेलीकॉप्टर दे रखा था पार्टी ने, तो मेरे को कम से कम 4 बार नांगल चौधरी जाना पड़ा, इसको बुलाना पड़ा, क्योंकि नया कैंडिडेट था ये, तो मतलब चौटाला के साथ था ना, चौटाला के साथ ये इसके भाई बंद जितने भी ये थे, सारा उनसे फ़ायदा फूदा ले ला करके और फिर ये बोले कि जी चौटाला ने तो टिकट दी नहीं, अब मेरे को तुम बीजेपी से टिकट दे दो। तो किसी नेता ने कह दिया भाई दे देते हैं, तो उसको टिकट मिल गई जी। अब इसको जिताना मुश्किल हो गया। मेरे को बड़ी प्रचारक बना रखा, स्टार प्रचारक, एक हेलीकॉप्टर दे दिया, जब बैठो हरियाणा के किसी भी कॉलोनी में उड़ के चले जाओ। तो बोला कि इसकी स्थिति कमज़ोर है, इसकी स्थिति कमज़ोर है। तो 4 बार गया इसके हल्के के अंदर, और कहते एक बार ही गया होऊंगा, तो इसके हल्के में 4 बार गया, ये जीत गया। अब उसके बाद मैंने बादशाहपुर के अपने हल्के के अंदर, लोकसभा के अंदर एक जलसा किया और मैंने कहा भाई सिंह मैं MP MLA को बुला रहा हूँ, तो तुम भी आ जा स्टेज के और भाषण दे जियो। तो बोला जी मैं तो नहीं आ सकता। मैं क्यों नहीं आ सकता भाई? क्योंकि नरबीर से मेरी दोस्ती है। तो भाई इस नरबीर की दोस्ती ने राजनीतिक जो मैंने मदद करी थी उसको बुला दिया क्या? तो इस वजह से उसमें को थोड़ा महसूस हुआ था कि अभय सिंह ने मेरी कहने के ऊपर कम से कम स्टेज पे आकर के भाषण तो देना चाहिए था, और नाम अभय सिंह का लेकर के कर दिया। पता नहीं क्या इनकी पार्टनरशिप है। हम आखिरी दौर में हैं। एक जब मैं अब साउथ हरियाणा जाता हूं तो कई जो आप
से मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि देखिए राजवाड़े तो ख़त्म हो गए, लेकिन राव साहब में अब भी वो राजसी ठाठ है, वो आकड़ है, वो हनक है, वो कई बार परेशान करता है आपको। देखो नहीं, ये एक जो परसेप्शन है, एक परसेप्शन तो देखो, ये जो मेरे मुखालिफ हैं ये बुलाए थे। सबसे ज़्यादा मिलनसार अगर कोई एमपी है, हर सोमवार को मैं कम से कम 1000 लोगों को मिलता हूँ यहाँ पे, और ये आज से नहीं, ये पिछले 20 साल से चल रहा है। तो लोग जो मेरे यहाँ आते ही नहीं कभी, वो तो कह ही देंगे कि भाई ये तो बुलाता नहीं है, बात नहीं करता है। तो मैं अगर इस तरह का प्राउड आदमी होता तो मेरे को 6 बार क्यों जिताती जनता? जनता को सब जानती है ना, तो मेरे को बार बार जिताती आई है। तो मेरे को एक तो इस चीज़ के बारे में जो गलतफहमी है लोगों की, वो मैं आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरे के अंदर इस तरह का कोई गरूर नहीं है। मैं पब्लिक से सर्वेंट हूँ, पब्लिक की सेवा करना चाहता हूँ। मेरे बाप ने भी इसी तरह से करी थी और मैं भी करना चाह रहा हूँ। जो रजवाड़ा कहते हैं, क्योंकि भाई पब्लिक मेरी मानती है इसलिए राजा कहते हैं। हमारी राजाशाही तो सन 1857 के अंदर अंग्रेज़ों ने खींच ली थी, वापस कर ली थी, तबाह कर दी थी जितने भी हमारे थे। तो मेरा जो दादा था, राजा तुलाराम का जो बेटा था, जैसे महाराजा रंजीत सिंह के बेटे को भेजा था इन्होंने इंग्लैंड, मेरे दादा को तुलाराम के बेटे को इन्होंने कलकत्ता भेज दिया कि यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर ये सारे इकट्ठे कर लेगा फौजियों को। जो हमने अंग्रेज़ों के साथ जंग करी थी, उसके बाद हमारा राजशाही तो ख़त्म हो गई ना जी। उसके बाद जब मेरा वापस आया तो हमने मुश्किल से अपनी अपनी जो भी जायदाद थी वो फिर से इकट्ठी करी, लोगों ने फिर से इकट्ठी देनी शुरू कर दी। जो गांव हमारे साथ थे उसके अंदर हमारी ज़मीन दोबारा से मिलने लगी। बड़ा प्रयास रहा, कठिन रहा, आसान काम नहीं था। तो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जिन्होंने 1857 के अंदर राजाशाही, जिन लोग परिवार कई ऐसे हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, कई राजाशाही परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों की मदद करी थी जब अंग्रेज़ी शासन था। हमने अंग्रेज़ों की मदद नहीं करी। उनके तुलना के अंदर मैं विभिन्न हूँ, अलग हूँ, क्योंकि हमारा राजाशाही जो अगर है तो लोगों की ज़बान से आता है, ना कि किसी के खिताब दिए हुए से आता है। तो लोग अब 2029 का चुनाव राव इंद्रजीत सिंह लड़ेंगे? पार्टी कहेगी तो ज़रूर लड़ेंगे। फिट एंड फाइन? फिट है, अभी तो औरों से तो बढ़िया ही हूँ। रामपुरा हाउस का फ्यूचर क्या देखते हैं आप? आखिरी सवाल। देखो, रामपुरा हाउस साउथ हरियाणा में अपने आप में एक पॉलिटिकल सिंबल है, एक थ्योरी है, एक डेफिनेशन है। रामपुरा हाउस तो अभी तक तो मेल डोमिनेटेड आदमियों के मार्फत चला है। अगली जो पीढ़ी है रामपुरा हाउस की, वो मेरी बेटी है। अगर लोग उसको चाहेंगे तो वो ये सारी की सारी परंपरा वो आगे चलाएगी। और उसके अब आपको पता है कि एक लड़का भी हुआ है। तो लोगों ने, मैं तो सोचा था कि हरियाणा के अंदर इस विषय के ऊपर लोग कुछ टिप्पणी कसेंगे, लेकिन लोगों को तो खुशी इस बात की हुई कि रामपुरा हाउस की परंपरागत तौर के ऊपर एक और नस्ल लोगों की सेवा करने के लिए तैयार हो गई। अब वो पॉलिटिक्स में जाएगा या नहीं जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन आरती पॉलिटिक्स के अंदर अपनी इच्छा से गई है। पार्टी ने उसको टिकट दिया है, पार्टी उसको आशीर्वाद देती रहेगी, ये मेरा मानना है। और आने वाले समय के अंदर मैं उम्मीद करता हूँ कि जब कभी मैं राजनीति के अंदर नहीं होऊंगा तो जो मेरे अधूरे काम हैं मेरी बेटी संभाले। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए राव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो राव इंद्रजीत सिंह जी हैं, और आपको पता है मैं कोई लाज शर्म हया नहीं रखता हूं, तो जो था सब मैंने पूछ लिया, राव नरवीर सिंह से लेके अभय यादव जी, और मुझे उम्मीद है कि ये सब लोग भी इस वक्त ये देख रहे होंगे कार्यक्रम। अगर ना देख पाए हों तो आजकल तो डिजिटल ज़माना है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, सब जगह आपको अवेलेबल मिल जाएगा, कंटेंट देख लीजिएगा। बाद बाकी इस पूरे इंटरव्यू पे मैं कोई लास्ट में एनालिसिस नहीं करना चाहता हूँ। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी ये पूरा का पूरा इंटरव्यू मौजूद है। आप जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपना एनालिसिस लिखिए। इस बार मुझे छोड़ दीजिए, आप एनालिसिस लिखिए कि इस पूरे प्रकरण पे या जो अभी आपने इंटरव्यू देखा उसमें आपकी क्या समझ कहती है और आपका एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। तो आप देख रहे थे हमारे साथ राव इंद्रजीत सिंह एक्सक्लूसिव। शुक्रिया, नमस्कार।